डियर स्टूडेंट्स, ब्रिलियंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने पीएच स्केल और किसी विलियन के पीएच की कैसे गणना करते हैं हम इसके बारे में जानकारी लिए थे। ठीक है, पीएच के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि कोई रासायनिक विलयन अम्लीय है या फिर क्षारकीय है। ठीक है, और उसके बाद में हमने देखा था कि दैनिक जीवन में भी पीएच का कितना महत्व होता है और उसमें हमने 2 पॉइंट कर लिए थे। पहले पॉइंट में हमने देखा था कि पौधे एवं पशुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। इसका मतलब ये है कि पीएच का प्रभाव पौधे एवं मानव या फिर पशुओं के ऊपर कैसे पड़ता है। तो हमने इसमें बात किया था कि मानव शरीर का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.0 से लेकर 7.8 के बीच होता है। ठीक है, मानव शरीर के पीएच परास कितना है, 7.0 से लेकर 7.8 के बीच होता है। वहीं अगर हम देखें तो जब वर्षा होती है तो उसमें क्या होता है, वायुमंडल में उपस्थित अम्लीय जो गैसें हैं वो जल के साथ मिल जाती है और जब पृथ्वी पर आती है तो क्या होता है, वो अम्लीय वर्षा के रूप में गिरती है। अब हम बात करें कि जो अम्लीय वर्षा है उसका पीएच मान कितना होता है, तो यदि उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है वर्षा के जल का तो क्या कहलाती है, वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। इसके बाद में हमने बात किया था कि क्या पीएच का महत्व मिट्टी के लिए भी होता है, तो हमने देखा कि मिट्टी के लिए भी पीएच का महत्व होता है। यदि मिट्टी का पीएच मान ज़्यादा या कम होता है तो उससे हमारी फसल खराब हो सकती है। तो आज हमारा थर्ड पॉइंट चलेगा और थर्ड पॉइंट में हम किसके बात करेंगे, मानव शरीर के लिए। ठीक है, पाचन तंत्र के लिए पीएच का महत्व। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, जो हमारा पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, पाचन तंत्र में। अब बात आती है कि पाचन तंत्र में कैसे हो सकता है। ठीक है, क्या पाचन तंत्र में भी हमें पीएच के मान की ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं जब हम भोजन करते हैं। ठीक है, जब हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन को पचाने का काम कहाँ होता है, पेट के अंदर होता है। और जब पेट के अंदर भोजन पहुंच जाता है तो उसको पचाने के लिए हमारा पेट क्या करता है, HCl अम्ल का उत्पादन करता है। ठीक है, क्या करता है, HCl अम्ल का उत्पादन करता है। और जब कभी हमारे पेट में अपच हो जाती है, अपच का मतलब जब हमारा भोजन नहीं पचता है, तो यह किसकी वजह से होता है, या तो अम्लीयता बढ़ जाती है या फिर क्षारकीयता बढ़ जाती है। लेकिन यह मुख्य कारण किसके होती है, अम्ल के कारण। जब हमारे पेट में ज़्यादा अम्लीयता बढ़ जाती है तो हमारे पेट में क्या महसूस होता है, जलन, और साथ ही साथ दर्द महसूस होता है। अब हम इस दर्द को कम करने के लिए भी कुछ करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारे पेट में किसकी मात्रा बढ़ गई, अम्ल की मात्रा बढ़ गई, और उसको उदासीन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्षार की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए जो अम्ल की मात्रा होगी उसको कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, दुर्बल क्षार का। किसका उपयोग करते हैं, दुर्बल क्षार का। और दुर्बल क्षार क्या करेंगे, जो बढ़ी हुई अम्ल की मात्रा है उसको उदासीन कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारे पेट में उत्पन्न होने वाली जलन है और जो हमारे पेट में दर्द हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। जो हम उपयोग में लेते हैं दुर्बल क्षार, उन्हें क्या कहते हैं, एंटी एसिड। क्या कहते हैं, एंटी एसिड। ठीक है, तो हम बात करेंगे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखें कि हमारे पेट में, ठीक है, पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र में भोजन को पचाने के लिए पाचन तंत्र का मतलब जो हमारा पाचन क्रिया होती है, जिसमें हमारा पेट आता है, पेट के अंदर कई सारे अंग होते हैं, अग्नाशय होता है, साथ ही साथ पित्तरस होता है वहाँ पे। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पित्तरस कहाँ से होगा, पित्ताशय से। तो ये सभी किस में आएंगे, पाचन तंत्र में। तो पाचन तंत्र में भोजन को पचाने के लिए
पचाने के लिए हम कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं, पेट। ठीक है, पचाने के लिए पेट किसका उत्सर्जन करता है, अम्ल का उत्सर्जन या फिर उत्पादन करता है, अम्ल का उत्पादन करता है, अम्ल का उत्पादन करता है। और ये अम्ल कौन सा होगा, अम्ल क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो HCl। ठीक है, किसका उत्पादन करता है, HCl का। अगर हमारे पेट में HCl का उत्पादन हो रहा है, उत्पादन करता है, और हमें पता है जो HCl है उसके लिए pH का मान कितना है, जो हमारे पेट में HCl आ रहा है उसके लिए pH का मान कितना होता है, 1.2। इसका मतलब ये बहुत अधिक प्रबल अम्ल है। अब अगर इसकी मात्रा बढ़ेगी तो हमारे पेट में जलन तो होगी, साथ ही साथ दर्द भी होगा। तो इसको कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, एंटासिड का। ठीक है, तो हमारे पेट में किसकी उत्पादन होगी, अम्ल की। ठीक है, तथा इस अम्ल की अधिकता होने पर जैसे ही अम्ल की अधिकता होती है, अधिकता होने पर अपच जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अपच का मतलब क्या है, हमारे पेट में जो गया हुआ भोजन है वो पचता नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, अपच जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम कुछ तो करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ तो करेंगे, क्योंकि जो हमारे पेट में अपच होती है तो इससे क्या होगा, अपच उत्पन्न हो जाती है, जिससे हमारे पेट में अत्यधिक जलन व दर्द उत्पन्न होने लगता है। अब अगर ये समस्याएं उत्पन्न हो गई तो क्या इन समस्याओं को रहने देते हैं, हम नहीं रहने देते। तो क्या करते हैं, इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम किसी न किसी का उपयोग करते हैं। तो जिसका उपयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं, एंटासिड कहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट में, इसी में, इन समस्याओं को दूर करने के लिए या इन समस्याओं का समाधान पाने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए क्या करेंगे, हम दुर्बल क्षारकों को क्या कहते हैं हम, एंटासिड। दुर्बल क्षारकों जिन्हें एंटासिड क्या कहते हैं, एंटासिड भी कहा जाता है कहीं कहीं, और इन्हें एंटासिड भी कह सकते हैं। ठीक है, एंटासिड, दुर्बल क्षारकों जिन्हें एंटासिड कहा जाता है का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे पेट में अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है,
तो उस अम्ल की मात्रा के ज़्यादा बढ़ने से पेट में जलन होगा और दर्द होगा। इस दर्द को और जलन को दूर करने के लिए क्या करेंगे, हम दुर्बल क्षारकों का उपयोग करेंगे। ठीक है, दुर्बल क्षारकों का उपयोग करेंगे, जिनको क्या कहते हैं, एंटासिड या एंटासिड। एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, MgOH2। इसी को किस नाम से जाना जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये हमारा क्या है, एक दुर्बल क्षारक है। जैसे ही हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको कम करने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम, MgOH2, जिसे क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यही क्या होगा हमारा दुर्बल क्षारक। अब इससे एक बात तो पता चल गई कि हमारे पेट के जो pH का मान है, जैसे ही उसमें कमती या बढ़ोतरी होती है तो क्या होगा, हमारे पेट में कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जिसका समाधान पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों आप इसमें ये नोट कीजिए, फिर हम अगले पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, इसमें आप नोट कीजिए। इसमें हम देखते हैं कि ये जो दुर्बल क्षारक होता है, ये बढ़ी हुई जो अम्ल की मात्रा होती है उसको क्या करता है, ये कम कर देता है या फिर उसको उदासीन कर देता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो हमने देख लिया कि पाचन तंत्र में pH का महत्व है, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट में। हमारा फोर्थ पॉइंट है दंतक्षय का कारण। दंतक्षय का कारण क्या है, दंतक्षय का कारण pH। ठीक है, जो हमारे दांतों की जो ऊपरी परत हट जाती है उसके पीछे का कारण भी क्या है, pH के मान में परिवर्तन। ठीक है, तो हम लिखेंगे दंतक्षय के pH में परिवर्तन। फोर्थ पॉइंट क्या है, दंतक्षय का कारण। अगर हम दंतक्षय का कारण देखें तो हम क्या कहेंगे, pH में परिवर्तन। पहले हम इसमें नोट कर लेते हैं, फिर हम समझते हैं। ठीक है, देखो दंतक्षय का कारण क्या है, pH में परिवर्तन। जब हम रात को खाना खाते हैं तो हमारे खाना खाने से पहले मुंह के pH का मान कुछ अलग होता है, और जैसे ही हम खाना खाने के बाद में सो जाते हैं और जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे जो मुंह का pH मान होता है वो कुछ अलग होता है, अर्थात बदल जाता है। और जब दांतों के अंदर फंसा हुआ जो भोजन रह जाता है उसका सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा क्या किया जाता है, उसका अपघटन किया जाता है और अम्ल का निर्माण किया जाता है। परिणाम क्या रहता है कि मुंह के pH का मान 5.5 से कम हो जाता है, जिससे कि जो दांतों के ऊपर इनेमल की परत होती है जो किससे बनी हुई होती है, कैल्शियम फास्फेट की, वो क्या हो जाती है, हटना शुरू कर देती है, जिससे हमारे दांत संक्षारित हो जाते हैं
और मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं यही हमारे भोजन को क्या करते हैं, अपघटित करते हैं, जिससे हमारे मुंह का पीएच मान बदल जाता है। परिणाम हमारे दांत क्या हो जाते हैं, खराब होने लगते हैं। अब ये तो समस्या है, क्या हम दांतों को संक्षारित होने से बचा सकते हैं? तो इसके लिए उपाय क्या है? अगर हमारे मुंह में पीएच मान बढ़ रहा है, किसकी वजह से, अम्ल की वजह से, तो हम किसका उपयोग करेंगे, क्षार का उपयोग करेंगे उदासीन करने के लिए। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे, ठीक है, हम इसमें क्या लिख सकते हैं, मुंह के पीएच मान, हम इसमें लिख सकते हैं मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों के ऊपर की इनेमल की परत जो किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम फास्फेट की, जो इनेमल की परत होती है वो किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम फास्फेट की। ठीक है, इनेमल की परत संक्षारित हो जाती है। संक्षारित होने का मतलब खराब होना। ठीक है, संक्षारित हो जाती है, इसका कारण क्या है, इसका कारण मुंह में बचे खाद्य पदार्थ का, जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम जीवाणु कहते हैं, खाद्य पदार्थ का बैक्टीरिया द्वारा अपघटन करके अम्ल का निर्माण करना। ठीक है, क्या हुआ, मुंह का पीएच मान 5.5 से जैसे ही कम होगा तो हमारे दांतों के ऊपर जो इनेमल की परत है वो संक्षारित होना शुरू कर देती है। ठीक है, इसका कारण क्या है, मुंह में बचे हुए, ठीक है, मुंह में बचे खाद्य पदार्थ का बैक्टीरिया द्वारा अपघटन करके अम्ल का निर्माण करना। अब इससे बचने के लिए क्या करेंगे, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, ठीक है, इससे बचने के लिए, या फिर हम इसी में ऐड कर सकते हैं, इसका क्या होगा, उपाय क्या कर सकते हैं, तो इसमें लिखेंगे उपाय में, इससे बचने के लिए अगर ये अम्ल है तो अम्ल को उदासीन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, क्षारक का उपयोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे बचने के लिए क्षारीय कोलगेट, जिसे हम दंत मंजन कहते हैं हिंदी में, ठीक है, क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अम्ल को उदासीन करने के लिए क्या करेंगे, हम क्षार का उपयोग करेंगे। इससे बचने के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करते हैं। तो बच्चों आप इसे नोट कर कीजिए, फिर हम 5वें पॉइंट में चलते हैं। हमारा 5वां पॉइंट क्या होगा, 5वां पॉइंट, प्रकृति में कई पशु या फिर कई जानवर ऐसे हैं, ठीक है, जिनसे अम्ल या क्षार उत्पन्न होते हैं। उन्हीं के साथ कई पौधे भी हैं जो अम्ल या क्षार का उत्पादन करते हैं। अब हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं कीड़ों व पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन।
ठीक है। अगर हम इसमें बात करें तो आपने सुना होगा चींटी का डंक, चींटी का डंक। चींटी के डंक में क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। आपने मधुमक्खी के डंक में भी सुना होगा, उसमें भी अम्ल होता है। इनको दूर करने के लिए यानी कि मेथेनोइक अम्ल को उदासीन करने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम? क्षार का। और क्या उपयोग में लेते हैं? बेकिंग सोडा। क्या लेंगे? बेकिंग सोडा लगाते हैं। वहीं अगर प्रकृति में एक पौधे की बात करें, वो होता है नेटल का पौधा। नेटल का पौधा जब ये डंक मारता है, नेटल का पौधा जब डंक मारता है तो इसमें भी क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। इससे हमारे शरीर में क्या होती है? खुजली चलने लग जाती है। लेकिन प्रकृति ने इसे उदासीन करने के लिए इसी के पास एक पौधा उगा देती है। उसका नाम क्या होता है? डोक का पौधा। डोक का पौधा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके पौधे की प्रकृति कैसी होगी तो आप बता सकते हैं। अगर ये अम्लीय है, ठीक है, तो ये कैसा होगा? उदासीन करने के लिए क्षारीय। ठीक है, तो बच्चों आप इसे यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपने इसे यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमारा केवल लास्ट पॉइंट है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर हम नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक है लवणों का पीएच निर्धारण, और इसमें केवल हमें 3 पॉइंट लिखने हैं। किसकी चर्चा करेंगे हम? लवणों का पीएच निर्धारण। अब लवणों का पीएच निर्धारण का मतलब कि किस प्रकार के लवण को हम किस नाम से जानेंगे। तो अगर हम बात करें तो हमने लवणों के बारे में बात की थी। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या देते हैं? लवण और जल देते हैं। तो अब अगर हम बात करें प्रबल अम्ल, और हमने ये एक रिएक्शन में भी बात की थी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में मिलकर क्या देंगे? लवण देंगे। लेकिन ये कैसा होगा लवण? उदासीन होगा। कैसा होगा ये लवण? उदासीन होगा। और हमने जो स्केल बनाया था पीएच स्केल, उसमें देखा था कि उदासीन लवण के लिए पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अगर मैं बात करूं, हमने अम्ल तो लिया प्रबल, कैसा लिया? प्रबल अम्ल लिया, लेकिन हमने क्षार कैसा ले लिया? दुर्बल ले लिया। तो प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल क्षार के साथ कराएंगे तो किसका ज़्यादा प्रभाव दिखाई देगा? प्रबल अम्ल का। तो लवण कैसा होगा? अम्लीय। अम्लीय लवण। और अम्लीय लवण है तो इसके लिए पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा। कितना होगा? 7 से कम। पीएच मान कितना होगा? 7 से कम। और अगर हम दुर्बल अम्ल की बात करें, दुर्बल हो अम्ल और प्रबल क्या हो हमारे पास में? क्षार, तब हमें किसका प्रभाव दिखाई देगा? क्षार का। तो ये क्या होगा? क्षारीय लवण। और क्षारीय लवण के लिए पीएच का मान कितना होता है? 7 से ज़्यादा। तो बच्चों आप ये 3 पॉइंट और नोट कर लीजिए। और आज के लिए इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। इससे आगे जो हमारा नया टॉपिक चलेगा उसमें क्लोर क्षार अभिक्रिया आएगी, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, लेकिन वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। आपको हमारे वीडियो टाइम पर मिल जाए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आप जैसे ही बच्चों
के लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा इन वीडियो को शेयर भी करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन मिल जाए, सूचनाएं मिल जाएं, इसके लिए आप बेल के बटन को भी दबाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।